हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 8 व्यापार का स्वरूप, शहरीकरण और आपसी संबंध पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये लेसन इंपॉर्टेंट है और साथ साथ थोड़ा बड़ा भी है। इसके अंदर में 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ने वाला हूं, जिससे आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस कर सको और आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। ये चैप्टर जो है पॉइंट्स में मैंने बनाया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि पॉइंट्स में बनाइए सर, जिससे मैं पेपर के लिए भी तैयारी कर सकूँ, पेपर के लिए भी नोट्स बना सकूँ। तो मैंने एक बार ट्राई किया है दोबारा से पॉइंट्स में बनाने का। पहले भी पॉइंट्स में बनाते थे, बीच में चीज़ें छोड़ दी थी, अब दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप रिव्यू कीजिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ और चीज़ें इंप्रूव करना चाहिए, कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहिए, ये कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हमारे दीन अब के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना हो, किसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक के लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज़ दोस्तों, आप अपना नोटबुक, अपनी जो बुक है इग्नू की, वो लेकर बैठें, जिससे आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकें साथ साथ इन पॉइंट्स को देखकर, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप लेसन अपना। दोस्तों, जैसे हमारा जो MHI 05 का लेसन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर में जिस टाइम पीरियड को हम कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 900 सालों का पूरा टाइम पीरियड आ जाता है। और इस पूरे चैप्टर को जो बुक है, राइटर हैं, उन्होंने 3 सेक्शन में बांट कर बनाया है। ठीक है, तो अगर आप तीनों सेक्शन को अलग अलग पढ़ते हो तो टोटल 3 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। क्या है, अब इसके अंदर में हम पढ़ेंगे क्या, तो व्यापार का स्वरूप पढ़ेंगे कि मतलब जो ये टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का, उस समय में व्यापार का स्वरूप कैसा था, व्यापार का स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह से व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए रूल रेगुलेशन क्या थे। ठीक है, किस तरह के नियम कानून व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। शहरीकरण, किस तरह से शहर थे, ठीक है, क्या शहर की व्यवस्था थी, शहर के अंदर में क्या क्या लोग कैसे रहते थे, व्यापार के लिए क्या आधुनिक चीज़ें दी गई थी, शहरीकरण के बारे में हम देखेंगे। और आपसी संबंध मतलब क्या, एक शहर से दूसरे शहर का आपस में संबंध किस प्रकार का था, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे और पूरा जो टाइम पीरियड कवर करेंगे वो 900 सालों का रहेगा। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का ये पूरा टाइम रहेगा। आप अगर देखोगे चैप्टर को अपने, तो यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन में ये पूरा चैप्टर बटा हुआ है। तो एक एक सेक्शन को हम करने की बजाय हम जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट मैंने वो उठाया है, जिससे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके बुक के अंदर में, जो आपका बुक है, उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके बुक में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक और बौद्ध के जो स्रोत हैं, अभिलेखों और जो बुकों के स्रोत हैं, उसके जरिए मौर्य काल की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में बताना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि मौर्य काल की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको बताइए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको मैंने पॉइंट्स में बनाया है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अशोक के अभिलेख, जो मौर्य काल की जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो किस प्रकार की थी, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कहीं पे कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, या फिर मैं इसे समझा ना पाया हूं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से आपको कॉल करके जैसे भी हो मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपको समझ में आए। क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्रॉब्लम होगी आगे के लिए आपको। और ये सारे चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ आपके बुक्स में मिल जाएंगी, तो कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना बुक खोलिए, पढ़िए सही से, आपको सारा कुछ बुक में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, मौर्य काल की व्यापारिक गतिविधियां। मौर्य काल की व्यापारिक गतिविधियां मतलब क्या, कि जो मौर्य टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे व्यापार की जो गतिविधि होती थी, व्यापार किया जाता था, किस प्रकार से व्यापार होता था। उस समय सरकार ने, मौर्य जो शासन था, प्रशासन व्यवस्था था, उसने किस प्रकार से व्यापार को सुचारू करा, ठीक है, किस तरह से व्यापार को उन्होंने बढ़ावा दिया, विस्तार किया, वो सारा कुछ यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्रोत के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक का हिस्ट्री में जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो सबसे पहला आता है स्रोत। भैया हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अशोक के अभिलेखों के द्वारा। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों के साथ साथ में किससे मिलती है हमें जानकारी, तो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे उनके द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए, कई सारे किताबें लिखी गई, उनके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि वो भी पूरा मौर्य काल के टाइम पीरियड में ही था। और अशोक ने सबसे ज्यादा मौर्य जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं मौर्य काल के जो टाइम पीरियड में घटना घट रही थी, तो उसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उसकी वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ में आता है।
तो ये दो प्रमुख स्रोत हैं। उसके अलावा कई सारे यात्रा वृत्तांत भी हैं, जो बाहरी जो यात्री आए, ठीक है, यूनान से कई सारे यात्रा आए करने आए, यूनानी लेखक आए, विदेशी आए, तो उनके कई सारे यात्रा वृत्तांतों में भी इनका जिक्र मिलता है। पर जो प्रमुख स्रोत हम जिसके बारे में बात करेंगे वो अशोक के अभिलेख हो गए और बौद्ध जो अनुयायी थे उनके द्वारा लिखे गए उनके पुस्तकें हो गई। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जिससे आप अगर इन पॉइंट्स को अगर लिखते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिलने की उम्मीद होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाता है आपका, अधिकतर अभिलेख व्यापारिक मार्ग पर प्रस्तावित किए गए। अभिलेख मतलब क्या होता है? एक तरह का सूचना पट। ठीक है, आपने मान लो एक बिल बोर्ड होता है, सूचना पट होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। कहाँ पे लगाए जाते हैं बैनर? अक्सर फ्लाईओवर के पास में, जहां से गाड़ी गुजरे तो साफ साफ दिखे ये बैनर है। तो जो भी अभिलेख लगाए जाते थे वो व्यापारिक मार्ग के पास लगाए जाते हैं। व्यापारिक मार्ग मतलब कहाँ से? कि जहाँ पे व्यापार के लिए लोग आते जाते गुजरते हो। रीजन क्या होता था? जिससे वो लोग उसे देख सके, अट्रैक्ट हो। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया। जो मौर्य साम्राज्य के अंदर में क्या किया गया? व्यापारिक गतिविधि, जिस तरह की भी व्यापारिक इकोनॉमिक जो होता था ना, ट्रेड को, उसको प्रभावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उसको अलग अलग तरह की चीजें लाई जाती थी, जैसे सूचना पट लगाना कि भैया ऑफर चल रहा है। अगर कोई मॉल वाला ऑफर चल रहा है, अगर वो ऑफर का बोर्ड ही ना लगाए तो उसके पास क्यों जाएगा? लोग आदमी लेने के लिए क्यों जाएगा? ठीक है, तो ये चीजें होती थी। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में व्यापारिक शब्दों का प्रयोग मिला। अब हम बौद्ध ग्रंथ को एक स्रोत के तौर पे क्यों देखते हैं? तो कई सारे जो शब्द थे बौद्ध ग्रंथ के अंदर में, जैसे सोटक, जेटक, सार्धवाहक, ये जो शब्द थे वो तुलनात्मक शब्द थे जो व्यापार की गतिविधियों में यूज किए जाते थे। ठीक है, उनका उपयोग ये बौद्ध ग्रंथों में मिला, जिसके कारण से हम ये भी कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अंदर में क्या था, जो बौद्ध ग्रंथ क्या है, एक प्रमुख स्रोत के तौर पे मौर्य साम्राज्य की व्यापारिक गतिविधियों के लिए हैगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट आ जाता है, अशोक के अभिलेख और बौद्ध साहित्य प्रमुख स्रोत है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। जो मौर्य साम्राज्य को मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है और हर बार मैंने ये बताया आपको कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रमुख व्यवस्था थी वो कृषि थी। ज्यादातर जो व्यवस्था उनकी निर्भर थी वो कृषि पे निर्भर थी, पर धीरे धीरे वो व्यापार को भी बढ़ावा दे रहे थे। कृषि पे निर्भर होने का कई कारण थे, जैसे जो छोटी छोटी भूमिहर किसान हुआ करते थे, ठीक है, वो सारे राजा के लिए खेती करते थे। ठीक है, जो प्रमुख होता था, राजा होता था, उसके लिए खेती करते थे। राजा के पास राजकीय भूमि होती थी, ठीक है, तो वो उस पर खेती करवाता था और उसका जो कर व्यवस्था थी वो लागू करता था। भूमिहर किसानों, जिनके पास भूमिहीन किसान थे, उनको भी खेती का एक जरिया मिल जाता था। तो इसके कारण से जो कृषि व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी। और जो राजा था वो क्या करता था? कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, ठीक है, बीजों का अलग, मतलब सिंचाई के लिए एक अलग मंत्रालय, जैसे आज के समय हमारा कृषि मंत्रालय है ना, तो कृषि के लिए भी उस समय भी कृषि के लिए क्या किया जाता था? एक अलग से अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो उन समय के चीजों को नियंत्रण रखता था कि किस तरह से कौन सा बीज बोना है, कौन सा व्यक्ति कितना खेती करेगा। तो ये सारा चीज की नियुक्ति की जाती थी उस टाइम पर भी, और आज भी सेम कल्चर हम अपनाते हैं। ठीक है, व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार को प्रोत्साहन देने का क्या मतलब था? कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो सरकार उसका सुनना, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर किसी को कोई चीज की दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में बात करना। किसी को कोई कुछ भी है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऑफर चलाना है सरकार को कि भैया टैक्स में आपको छूट मिलेगा, तो सब चीज के लिए क्या किया जाता था? व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता था। इससे बाहर के भी लोग आए, अंदर के भी लोग व्यापार करें और व्यापार को बढ़ावा मिले, सरकार के पास क्या आए? टैक्स आए। ठीक है, ये जो भी सारे पॉइंट्स है ना, आज के नजरिए से समझिए पर पीछे के लिखिए। ठीक है, मतलब मौर्य काल का हमें लिखना है, बट हमें समझना आज के नजरिए से जो आज के भारत में होता है। ठीक है, आज के समय में भारत व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करता है? कई तरह के स्कीम चलाती है कि भैया अगर आज आप ईवी सेक्टर के अंदर में, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, आप अगर ईवी सेक्टर के अंदर में कोई गाड़ी बनाते हो तो आपको सरकार क्या करेगी? रिबीट देगी, वो छूट देगी आपको। ठीक है, कि भैया इतने % की छूट है। आप अगर नॉर्मल गाड़ी बनाते हो, डीजल वाला, पेट्रोल वाला, तो उससे पॉल्यूशन होगा, सरकार का तो और प्रॉब्लम है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है और उसमें टैक्स में छूट देती है। तो ये है। अगर आप मान लो खाद, जो खाद्य होता है ना, वो वाला सूती कपड़े वाला, उसको अगर आप बढ़ावा देते हो, या फिर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को आप बढ़ावा देते हो, तो उसमें आपको छूट मिलेगी, उसमें लोन आपको आसानी से मिलेगा। तो ये क्या करे? सरकार प्रोत्साहन दे रही है लोगों को कि भैया आओ व्यापार करो। ठीक है, व्यापार करने के लिए सरकार लोन देती है। वही अगर मान लो कोई अमेरिकी आकर बोले भैया मुझे इंडिया में व्यापार करना है, मुझे लोन दो, तो वो नहीं देगी सरकार। क्यों नहीं देगी? भैया तुम फायदा क्या तुम्हें देकर पैसा? अगर हम अपने देश के बंदे को देंगे तो फायदा होगा कि वो देश के लिए बनाएगा, देश में रहेगा।
ठीक है, आप तुम यहाँ पे पैसा लोगे लोन पे और वहाँ पे जाके करोगे तो फायदा क्या। तो उसके कारण से वो व्यापार में प्रोत्साहन वहाँ पे नहीं मिलता है। पर जबकि सरकार जो घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज के समय में अलग अलग तरह की स्कीम चलाती है, तो सेम उस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी की जाती थी। ठीक है, सेम मतलब ये नहीं कि वहाँ पे भी लोन दिया जाता था, मतलब अलग अलग तरह की गतिविधियाँ आती थी। जैसे हम बात करते हैं क्या क्या आती थी, तो राज्य द्वारा सड़क का आधिकारिक संरचना का निर्माण करना। ठीक है, एक प्रॉपर सड़क का निर्माण कराया जाना, क्योंकि किसी भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़क मार्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, राजमार्ग द्वारा प्रोत्साहित करना, राजमार्गों का स्थापना करना। सड़क तो अलग हो गया, राजमार्ग अलग हो गया। जो प्रमुख राजमार्ग हुआ करते थे, जिसे आज के समय में नेशनल हाईवे बोलते हैं, ठीक है, उनका निर्माण करवाया जाना। पाटलिपुत्रा से तक्षशिला तक जोड़ने वाली सड़क राजमार्गों का निर्माण करवाना। पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और जो तक्षशिला थी वो कहाँ पे था? तो तक्षशिला अफगानिस्तान का बॉर्डर था। ठीक है, जहां पे तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था, तो वो एक तरह से भारत का बॉर्डर था उस टाइम पे। आज अफगानिस्तान है, ठीक है, पर वो तक्षशिला उस समय अफगानिस्तान का बॉर्डर था, भारत का बॉर्डर था। ठीक है, वहां पे तो उसको जोड़ा जाता था। और ज्यादातर जो व्यापारी आते थे वो अफगानिस्तान से ही आ रहे थे, इराक से ही आते थे, चीन से ही आते थे, तो वो तक्षशिला होते हुए ही आने का स्थल मार्ग था। ठीक है, भूमि मार्ग था, तो इसके कारण से उसको सड़क जोड़ने वाली राजमार्ग का स्थापना किया गया। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया गया। प्रचार प्रसार के लिए भी लेख लिखे जाते थे, बाय वन गेट वन फ्री, जो बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं ना, ठीक है, बैनर चिपकाए जाते हैं ना आज के टाइम पे, तो उस तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाता था। राजमार्ग पर धर्मशालाओं के निर्माण किया जाता है। तो धर्मशाला मतलब जहाँ पे लोग रह सके, कोई व्यापारी आया रात में थक गया तो वहाँ पे आराम कर सके, रह सके। कोई खरीदार गया वहाँ पे, अगर उसको खरीदना है कुछ, तो वो आराम कर सके रात में। तो राजमार्गों पे अलग अलग धर्मशालाओं का निर्माण किया जाता था। आज भी आप कहीं जाते होगे तो देखते होगे ना, हाईवे के ऊपर में ढाबे वाबे बने होते हैं, सोने की व्यवस्था होती है, होटल होते हैं, ठीक है, नाइट लॉन्च होते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आज भी हैं और उस समय भी हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं हम वो पुरानी चीज़ों को ही रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं लेकर आए, बस थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया है। ठीक है, मार्गों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हुआ करते थे। पर्याप्त इंतजाम होने का कारण क्या था? पहले स्टार्टिंग में आप देखोगे, अगर मौर्य काल के बारे में ध्यान से पढ़ोगे, तो पर्याप्त इंतजाम देने का रीजन ये रहा कि जो भी विदेशी व्यापारी आता था तो उससे लूटपाट की बहुत ज्यादा घटनाएं होती थी। उसके कारण से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम का विशेष ख्याल रखा जाता था। आगे बात करें दोस्तों, तो आंतरिक और बाह्य व्यापार में विस्तार करने पे जोर दिया गया। आंतरिक मतलब क्या? जो घरेलू व्यापार हो, ठीक है, घर के लोग बाहर वाले लोगों को बेच सकें और बाहर वाले लोग अंदर यहाँ पर आकर खरीदारी कर सकें या फिर अपना सामान बेच सकें, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसके लिए सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर दिया गया? रास्तों को सुगम बनाना और सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम करना। ठीक है, कठोर दंड व्यवस्था भी लागू किया गया। कठोर दंड व्यवस्था क्या? जैसे मान लो कोई बेईमानी कर रहा है, किसी ने लूटपाट की घटना करी, ठीक है, व्यापारियों को नुकसान हुआ, व्यापारी के द्वारा अगर शिकायत करने पे उसको तुरंत एक्शन लिया जाता था और कठोर दंड के इंतजाम किए जाते थे, कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अपराधों में कमी आई। जब कठोर दंड की व्यवस्था की गई तो अपराधों में कमी आई, क्योंकि सड़क मार्ग पे अक्सर मतलब जो अपराधों की घटना बहुत ज़्यादा होती थी, जब पर कठोर दंड व्यवस्था के कारण से इसमें कमी आई। साथ साथ यहाँ पे ये देखे होगे दोस्तों, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करने से मतलब क्या था कि अगर मान लो शुल्क का अध्यक्ष जो था सीमा शुल्क का अधिकारी था। अगर कोई व्यापारी, जो आज हम टैक्स देते हैं ना, रोड टैक्स, ठीक है, जैसे आप एंटर करते हो बॉर्डर में, दिल्ली से बिहार गए, बिहार वाले जैसे बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आप क्या करोगे? एक सीमा शुल्क दोगे, ठीक है, आप टैक्स दोगे। तो उस तरह से उस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो आने जाने वाले लोगों की संख्या पे नजर रखता था। विदेशी संख्याओं पे भी नजर रखा जाता था। विदेशी संख्याओं पे नजर रखने का मतलब क्या था कि कितने लोग विदेश से आ रहे हैं और कितने लोग बाहर जा रहे हैं, उस पर भी नजर रखा जाता था। क्योंकि अगर विदेशियों की संख्या बढ़ती थी तो उसमें व्यापार बढ़ने की आशंका हुआ करती थी। जैसे आज के समय में हमारे विदेश मंत्रालय क्या करता है कि हमारे भारत में कौन कौन से देश से कितने लोग रह रहे हैं, या फिर हम किसी देश में जाते हैं तो उनका भी सेम इसी तरह से वर्क करता है कि कौन कौन रह रहा है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी उनको वीजा के थ्रू रखते हैं। ठीक है, किसका वीजा खत्म होने वाला है, किसका नहीं, तो उस तरह से जानकारी रखी जाती थी। व्यापार में राज्य द्वारा स्वयं निवेश किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कई सारे यूनानी ग्रंथों में, कई सारे जो यात्रा वृत्तांतों के अंदर में ये भी मिलता है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य स्वयं निवेश करता था। राज्य स्वयं निवेश करता था मतलब ये होता है कि जो राजा हुआ करता था वो प्रोत्साहन देने के लिए निवेश करना। जैसे खेती के लिए भी आप देखोगे तो राजा क्या करता था, अपना खेत खुद देता था, ठीक है, खुद ही खाद वाद देना, जो भी जैसे चीजें होता था कि आप खेती करो, मेरे जमीन पे कर लो। तो इस तरह से प्रोत्साहित देने के लिए निवेश के प्रमाण भी मिलते हैं। आहत सिक्के के, चांदी के सिक्के चलते थे। आहत क्या होते हैं? जिसे ठोक पीट कर बनाया गया हो। आहत मतलब क्या?
मतलब टॉर्चर करके सिक्के जो बनाए जाते हैं ना उसे आहत सिक्के कहते हैं, चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है, तो उसका निर्माण किया गया और उससे क्या होता था, व्यापार में विनिमय प्रथा जो था वो ऑलमोस्ट खत्म होता चला गया और व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, प्रसार किया उन्होंने इस सिक्कों के उपयोग से। सिक्कों से व्यापार के पैमाने में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। ठीक है, सिक्कों का व्यापक पैमाने में उपयोग किया गया, व्यापार के अंदर में लेन देन के तौर पर सिक्कों का बहुत ज़्यादा उपयोग देखा जाने लगा। मजबूत केंद्रीय राजनयिक व्यवस्था, कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति करना, सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम करना, अलग अलग एक गठन बनाना, संगठन बनाना, ये सारे क्या थे, केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रमाण दिखते हैं। सिक्कों को ढालने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति, सिक्कों के अंदर में किसी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी तरह की चीज़ें गड़बड़ ना हो, उसके लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि मौर्य काल के अंदर में व्यापारिक गतिविधियों को समझना, कि हमने क्या स्रोत के आधार पर समझा, अशोक और बोध के ग्रंथ के जो बोध ग्रंथ थे उनके आधार पर हमने इसको समझा। ठीक है, समझ में आता है। ये मैंने ऑलमोस्ट 20-22 पॉइंट बताए हैं। आप अगर इनको ध्यान से समझोगे, लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा और अच्छा खासा नंबर बन जाता है। अब थोड़ा सा कुछ मैप है उसको भी देखते हैं। देखो ये सारे जो हैं व्यापार के मार्ग थे जहाँ से व्यापार के लोग आते थे, ठीक है, भारत के अंदर में करने के लिए। आज का ये जैसे आप अगर ये नक्शा देखोगे तो इस तरह से कुछ हमारा भारत है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है अपना ये पाकिस्तान का है और ये वाला जो इधर का हिस्सा है वो बांग्लादेश का है। तो पहले जो था पूरा भारत वो पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, तो इसी कारण से हमने ये नक्शा यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे व्यापार के लिए दो ही तरह के रास्ते होते थे और आज तो कई तरह के रास्ते, आप हवा में उड़ के जाओ, चाहे जमीन से जाओ, चाहे नदी से जाओ, ऐसा होता था। तो पहले नॉर्मली क्या होता था, जल मार्ग को भी बहुत ज़्यादा वो यूज में लाया जाता था, पर जो ज़्यादातर व्यापारी आया करते थे वो इधर से आते थे। ठीक है, उत्तर से। तो उत्तर में ज़्यादातर जल मार्ग नहीं थे, तो उत्तर में ज़्यादातर जल मार्ग नहीं होने के कारण से क्या किया गया, पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक के लिए राजमार्गों का निर्माण कराया गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से पूरा ये भारत के अंदर में व्यापार को बढ़ावा मिला। यहाँ पे सिक्कों के बारे में बात करोगे तो चांदी के इस तरह के सिक्के हुआ करते थे जो आहत सिक्के थे, किसको किस तरह से ठोक कर बनाया गया। ठीक है, कौन से सिक्के क्या प्रतीक थे, उसके अंदर में अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो ये पूरा जो चित्र है इसके अंदर में महाजनपद, अब महाजनपद के बारे में मैंने आपको कई सारे मौर्य साम्राज्य की वीडियो में बताया है। महाजनपद क्या होता था कि मौर्य साम्राज्य के अंदर में टोटल 16 जनपद थे। ठीक है, जिसको मतलब पूरे राज्य को 16 टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, पूरे देश को 16 टुकड़ों में बांट देना, तो महाजनपद कहलाए वो। ठीक है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो मत्स्य, कुरु, ठीक है, वत्स्य, कौशाम्बी, ये सारा मतलब क्या है, अलग अलग ये पूरा ये था। और ये पूरा एक तरह से व्यापारिक केंद्र के तौर पर भी देखा गया। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ये सारा जो है ना, सारा ये व्यापारिक केंद्र के तौर पे देखा गया मौर्य काल के टाइम में, और यहाँ पे ही सब सारा व्यापार होता था। जिसमें जो इनकी प्रमुख राजधानी थी मौर्य काल की वो पाटलिपुत्र और राजगीर को मानी जाती थी। जैसे आप अलग अलग समय पे दोनों चलती थी। ठीक है, राजगीर की अलग अहमियत थी और पाटलिपुत्र की अलग अहमियत थी, तो दोनों राजधानियाँ थी भारत के मौर्य काल के टाइम पे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को ही मेन राजधानी देखा जाता था। आगे हम बात करें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को अब वापस से स्टडी करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हो गया। बाकी क्वेश्चन है उसको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आपको खुद भी करना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, अंतरजी खेड़ा और अगंतुरी में जो मथुरा शहर का वर्णन है उसके बारे में तुलना करना। तो इसका छोटा सा हम एक बस समझेंगे कि क्या है। अंतरजी खेड़ा एक उत्तर यूपी के अंदर में एक जगह का नाम है, और ये अगंतुरिक निकाय जो करके है ये एक पुस्तक है या एक स्रोत मान लो, जिसके आधार पर हम मथुरा शहर का इससे हम कंपैरिजन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य में सिल्क मार्ग मतलब क्या, जो सिल्क रूट था उसके बारे में बात करना। ठीक है, रेशम मार्ग जिसे हम बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं, सिल्क मार्ग बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरह से वो किया गया। ठीक है, उसको हम मैप में भी देखेंगे और समझेंगे। सांची और भरूत ये वाला आपको खुद करना है। ठीक है, और राज्य के अंदर में ये वाला मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों मथुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग आपको विरोधाभासी वर्णन मिलेंगे। यहाँ पे एक ही, जैसे B.N. मुखर्जी के द्वारा मथुरा एंड इट्स सोसाइटी कलकत्ता, और यहाँ पे फिर वापस देखो B.N. बनर्जी द्वारा ये सेम, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा पेज नंबर 101 पर और 132 पर दो अलग अलग बातें लिखी गई हैं एक ही शहर के बारे में। देखो, अगुंतरा निकाय की परंपरा के उल्लेखित वर्णन के अनुसार मथुरा की जमीन थल से भरी थी।
थल जमीन धूल से भरी थी, थल से नहीं धूल से भरी थी, मतलब वहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन था, समतल नहीं था, ठीक है। भयानक कुत्ते थे, ठीक है। ये इन्होंने बी एन बनर्जी ने लिखा है मथुरा के बारे में। उसके बाद वहाँ पे दोबारा 132 पेज नंबर पे लिखते हैं कि मथुरा शहर संपन्न शहर था, विस्तृत और लाभप्रद था, ठीक है। भीख आसानी से मिल जाता था और यहाँ पे लोगों से भरा हुआ था। ललित सार मथुरा का वर्णन बी.एन. मुखर्जी द्वारा मथुरा एंड इट्स सोसाइटी के अंदर में किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूछा जाता है कि दोनों जो शहर थे, ठीक है, ये दोनों अंतरजी खेड़ा और मथुरा, इन दोनों का कंपैरिजन करो, दोनों शहर के अंदर में क्या सिमिलरिटी मिलती है, ठीक है, ये बताना था। तो ऐसा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट आप बुक में दे रखा है तो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया, आपने बताया नहीं, समझा तो देते कम से कम। तो बस ये है, तो एक छोटा सा मैंने बस यहाँ पे पार्ट बताया कि किस तरह से यहाँ पे आपको करना है क्वेश्चंस को। तो आप इसको पढ़ोगे ना तो दोनों के बारे में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मथुरा शहर था और किस तरह से वो था, और आरंभ में किस तरह से दोनों के अंदर सिमिलरिटी मिलती है। जो पुरातात्विक विभाग के जो लोग थे उन्होंने देखा है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका सिल्क मार्ग से लेकर कि सिल्क मार्ग क्या था। तो सिल्क मार्ग के लिए दोस्तों जब आप पढ़ते हो सिल्क मार्ग का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि चीन से हमारा सिल्क मार्ग सबसे ज़्यादा हम व्यापार करते थे। ये देखो हमारा भारत है ये, ठीक है, इधर वाला, ऐसे अगर ऐसे करके चीन हमारा पूरा भारत आ जाएगा, देख रहे हो तिब्बत आ गया इधर। तो जो सिल्क मार्ग था वो देखो यहाँ से ऐसे करके इधर भारत, मतलब ये नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते के साथ साथ होते होते ही देखो इधर से होते हुए पूरा ये सिल्क मार्ग इस तरह से जाता था। सिल्क मार्ग सबसे ज़्यादा चीन में विकसित हुआ, चीन के एरिया में, क्योंकि सिल्क रेशम लाना ले जाना जहाँ पे सुगम तरीके से ले जा सके, ला सके, उसके लिए यहाँ पे सिल्क मार्ग की आवश्यकता पड़ी और सबसे ज़्यादा चीन में ये विकसित हुआ। अगर आप बात करोगे तो 19वीं शताब्दी के जर्मन विद्वान थे, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि सिल्क मार्ग का जो उन्होंने ही इसका नाम ना रूट, जो ये पूरा मार्ग था, रास्ता था, उसका नाम सिल्क मार्ग दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे यहाँ पर कि इसे चीनी ग्रंथों में सूले के नाम से जाना जाता था, सूले के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और अलग अलग जगह पे इसे मूले भी कहा गया, सूले भी कहा गया चीनी ग्रंथों में। अफगानिस्तान में अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे आधुनिक अफगानिस्तान में मजार शरीफ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस तरह के मार्गों को, ये इसका काम क्या होता था कि बंदरगाहों से जोड़ता था, अलग अलग व्यापारिक केंद्रों से जोड़ता था और एक जगह से दूसरी जगह व्यापार को प्रशस्त करता था, बढ़ावा देता था। तो यहाँ पे ये पूरा ये रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिएगा जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये सिल्क मार्ग वाला हो जाता है, मैंने 3 ही क्वेश्चन को करवाया है, ठीक है। आपको मतलब 3 ही क्वेश्चन मैंने बताया, जिसमें से पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाया पॉइंट्स में क्या है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन मथुरा वाला है, जो कंपैरिजन वाला है, संबंध वाले के क्या दोनों में है, ठीक है, तो उसको खुद करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन सिल्क मार्ग वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये खुद करना है। और 5वां क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो सिक्के वाला। सिक्के वाले के अंदर में क्या है कि सिक्के का उपयोग किस प्रकार से था, सिक्के का महत्व क्या था। तो सिक्के उस समय बहुत सारी चीजें पता चलती है। अगर मान लो किसी राजा के द्वारा एक सिक्के का निर्माण करवाया गया, तो राजा क्या करता था, हमेशा उस पर अपनी मोहरें छपवाता था, अपने मोहर लगवाता था। इससे हमें ये पता चलता था कि किस राजा द्वारा उस मोहर का सिक्के का निर्माण करवाया गया। उस पर सन गुदे होते थे, जिससे हमें पता चलता है किस टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद उनके कुल देवी देवताओं की पिक्चर्स भी होती थी, उस पर तो हमें ये भी पता चलता था किस कुल देवी देवता को वो मानते थे, ठीक है। कई बार उनके जानवर, तो उनके कुल के क्या जानवर, पक्षी, पशु पक्षियों के चिन्ह होते थे, तो हमें वो भी पता चलता था किसको मानते थे, ठीक है। पेड़ पौधों के भी चिन्ह होते थे, उनके देवी देवताओं के चिन्ह होते थे, ठीक है। उनके नाम गुदे होते थे, उनके चित्र गुदे होते थे, ये सारी चीज़ें पता चलती थी। साथ साथ में अगर सिक्के का आकार किस प्रकार से, किस तरह से बने, हाथ सिक्के बने हैं या फिर किस तरीके से बनाया गया, तो उनकी विकसित जो प्रक्रिया होती थी उसके बारे में भी हमें समझ में आता था। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर सिक्के मान लो सोने के बने, तो हम कहते थे कि वो व्यापारिक तौर पे या फिर आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत थे। अगर मान लो सिक्के चांदी के हैं या फिर तांबे के हैं या किसी और चीज़ के हैं, तो हम ये मान के चलते थे कि उनकी आर्थिक उतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं रही होगी, सिक्के इस कारण से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिक्कों का हमें समझ में आता है। तो ये टोटल ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने करवाया है इस चैप्टर के अंदर में। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर का रिव्यू कीजिएगा, जिससे आप बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। समझ में आया तो क्या आया, समझ में नहीं आया तो क्या आया, नहीं आया, या फिर मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, जिससे मैं आगे इम्प्रूव कर सकूँ आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। और पॉइंट्स में बस थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी आपका और भी वीडियोस जो हैं वो करवा दूँ। बट लास्ट एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में ये रोल प्ले कर रहा है समझने के लिए, आपको चैप्टर को समझाने में कहीं पर मैंने आपकी हेल्प करी है, तो आप
इस वीडियो को, बाकी सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक बार यार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक स्टेटस पे लगाओ, जिससे हम भी थोड़े से फैले, ठीक है, लोगों तक पहुँचे, अपने बात को लोगों तक पहुँचा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। ठीक है, अगर दोस्तों आप एमए की क्लास, मैं सच कहूँ मैंने खुद एमए किया है, तो एमए की क्लास अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में लेने जाते हो, तो उसकी फ़ीस जो है नॉर्मल 15 से 20 हज़ार होती है पर क्लास की। अगर सिंगल एक क्लास की बात करो तो आपको पर क्लास का, मैं खुद देता था, ठीक है, तो आपको 900 रुपये पर क्लास, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास लो, प्रोफेसर आते थे अच्छे से, अच्छे यूनिवर्सिटी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर जाते हो तो अच्छे एरिया में, तो 800-900 रुपये पर घंटे, 2 घंटे का चार्ज लेते थे, 2 घंटे की क्लास दिया, 3 घंटे की क्लास दिया, ठीक है, 900 रुपये दिया और क्लास खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब आओगे, ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट वापस से 4 दिन 5 दिन बाद जब भी आप क्लास लेने जाओगे फिर 900 रुपये दो, इस तरह से होता था। तो आपको फ्री में दे रहे हैं तो उसका लाभ उठाइए दोस्तों, और बाकी बच्चों तक भी पहुंचाइए जिससे सभी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।